जलवायु की बात करेंगे। भारत के बारे में हमने कल देख लिए थे पिछले चैप्टर में, है ना? पिछले चैप्टर में भारत की भौगोलिक सीमा, भारत के भौतिक प्रदेश, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। आज हम जलवायु में देखेंगे। तो भारत की जलवायु कैसी है भाई? सबको पता है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है ना? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसके कारण भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन भारत की वैसे जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है ना? मानसून शब्द के बारे में बात करें तो मानसून एक अरबी शब्द का परिवर्ती रूप है। अरबी शब्द का परिवर्ती रूप है जो था मौसम। मौसम से बना हुआ है। भारत की कुल वर्षा का 90 से 92% कहाँ से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। जितनी वर्षा होती है उसमें 92% वर्षा का हिस्सा जो है, 90 से 92, वो दक्षिण पश्चिम मानसून का ही है। और मानसून की उत्पत्ति का मूल कारण होता है जल और स्थल भाग का भिन्न मात्रा में गर्म होना। ठीक है, चैप्टर देखेंगे। भूआकृतियों की तरह भारत की जलवायु में भी बहुत अधिक विविधता है। उत्तरी हिमालय के क्षेत्र बहुत अधिक शीतल हैं, जबकि राजस्थान के मरुस्थल गर्म और तटीय क्षेत्रों में सम अथवा सामान्य जलवायु है। इसी प्रकार वर्षण की मात्रा में ही नहीं बल्कि वर्षण के प्रकार में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तरी हिमालय का क्षेत्र बहुत अधिक शीतल है। राजस्थान का मरुस्थल गर्म और तटीय क्षेत्र सम सामान्य जलवायु है। यही कारण है कि वर्षण की मात्रा के साथ साथ वर्षण के प्रकार में भी विविधता पाई जाती है। ये कथन कथन और कारण के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं प्रश्न। मेघालय में वार्षिक वर्षा है 400 सेंटीमीटर से अधिक, जबकि राजस्थान के मरुस्थल और उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, देश के कुछ हिस्सों में वर्षण हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के बहुत बड़े भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। हिमपात और वर्षा दोनों रूपों में। आइए तापमान और वर्षण के ग्राफ की मदद से हम इन अंतरों का विश्लेषण करते हैं। कर्क रेखा हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इसके दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध, उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश में तापमान काफी ऊंचा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में तापमान काफी ऊंचा रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने स्टेटमेंट आता है ग्रीष्म ऋतु में पूरे भारत में तापमान काफी काफी ऊंचा रहता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले जो स्थान हैं वहाँ सब आपको अधिक ऊंचे तापमान नहीं मिलेंगे। जैसे हम आपको कई बार बताए भी हैं, जैसे ज़्यादा दूर मत जाइए, चंपावत तक ही जाइए आप, यहाँ भी देखेंगे उतना ज़्यादा तापमान आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, लेकिन शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। हिमालय की पेटी के बहुत से भाग में तापमान हिमांक बिंदु से कम हो जाता, परंतु देश के अन्य भागों में तापमान मध्यम होता है। अतः भारत की जलवायु बहुत हद तक उष्णकटिबंधीय है। शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली अत्यधिक ठंडी पवनों से हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है। ठीक है, ये कुछ इसमें कार्यकलाप दिए गए हैं। सबसे ठंडा स्थान कौन है, सबसे गर्म स्थान कौन है, इसका पता करना। किस स्थान पर अधिकतम न्यूनतम मासिक तापमान में सबसे कम अंतर होता है। सबसे कम अंतर हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा?
दक्षिणी भाग में, है ना? दक्षिणी भाग में हमको सबसे कम अंतर देखने को मिलता है। बस समझे? सर्वाधिक ताप परिसर अधिकतम न्यूनतम के बीच अंतर है। भारत के अधिकतर भागों में कौन से महीने वर्षा वाले हैं? कौन से दो स्थानों पर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक शुष्क स्थान का नाम लिखें। ये सब कार्यकलाप आपके लिए हैं, आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया गया है ग्राफ। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग अपनी शुंडाकार आकृति और लंबी तटरेखा के कारण समुद्र के मृदुलकारी प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। बहुत बड़ा भाग अपनी शुंडाकार आकृति, लंबी तटरेखा के कारण समुद्र के मृदुलकारी प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। लंबी रेखा आपको भी पता है कितनी है? भारत के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? हम्म फलस्वरूप दिन और रात, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। दक्षिण भारत में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है, जिसका कारण है दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग अपनी शुंडाकार आकृति, लंबी तटरेखा के साथ विस्तृत है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, इस प्रकार जलवायु को सम जलवायु कहेंगे। वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों, उत्तरी मैदान के बहुत से भागों में ताप परिसर अधिक होता है, क्योंकि वे समुद्र से बहुत दूर है। कहा जाता है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तापांतर में भी वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। समुद्र तट के जो आसपास की जलवायु वो सम जलवायु है। जो समुद्र से दूर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जो वहाँ प्रायद्वीपीय भारत का जो आंतरिक भाग है, उत्तरी मैदान वाला एरिया है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु भाई? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, स्थिति और समुद्र से दूरी के अलावा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक हमारी भूमि का उच्चावच है। आपसे अगर पूछा जाए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले समुद्र से दूरी है। ठीक है, महाद्वीपीयता है, महाद्वीपीयता। ठीक है, विस्तृत भूभाग है। ठीक है, ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। इसके अलावा मिट्टी की जो प्रकृति होती ना, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है ना? एक ये भी हो जाएगा। और कुछ? भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता भी जलवायु को प्रभावित करती है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमारी भूमि का उच्चावच, जैसा कि तुम जानते हो, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान कम होता है। पर्वतीय के साथ साथ पठारी क्षेत्र में भी याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान कम होता है। इसीलिए बहुत से पहाड़ी नगर हिमालय क्षेत्र दक्कन पठार में हैं। हिमालय में शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, दक्षिण में कोडाईकनाल, उदगमंडलम, जिसको ऊटी कहते हैं, भारत के कुछ प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में से एक है। उच्चावच वर्षा को प्रभावित उच्चावच वर्षा को भी प्रभावित करता है। उच्चावच बारिश को भी प्रभावित करता। आप पर्वतीय वर्षा के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पर्वत के पवन भिमुख
ढाल पर अधिक वर्षा होती, पवन भिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पवनाभिमुख ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाते हैं और यहाँ पर कम वर्षा होती है। जैसे मान लीजिए हवा है, मानसूनी हवा है, ये है, इधर से हवा चढ़ रही है, इधर से हवा चढ़ने लग गई, तो बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ करेगी? यहाँ पे इसको अगर मौका मिल जाता है तो यहाँ पे बारिश करेगी, इस वाले एरिया में बारिश हो जाएगी, और इधर वाला जो एरिया है वो कैसा रह जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? इससे स्पष्ट है कि महाबलेश्वर, जो कि पश्चिमी घाट के पवन भिमुख ढाल पर है, में वर्षा 625 सेंटीमीटर क्यों होती है? महाबलेश्वर कहाँ है? पश्चिमी घाट पर है, पवनाभिमुख ढाल पर है। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए भाई। दूसरी ओर पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल पर इसके उत्तर पूर्व में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुणे है। महाबलेश्वर की वर्षा का 10वां भाग ही प्राप्त कर पाता है। मोटे तौर पर मोटे तौर पर पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। प्रादेशिक भिन्नताएं प्रादेशिक भिन्नताएं होते हुए भी भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। प्रादेशिक भिन्नताएं होते हुए भी भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, पहले हम बता चुके हैं। ऋतुओं अर्थ क्या होता है? मानसून का क्या अर्थ है? ऋतुओं के अनुसार पवनों का विपरीत दिशा में चलना और एक बड़े भूभाग पर उससे संबंधित मौसमी परिवर्तन होता है। ऋतु चक्र ऋतुओं के विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करते हैं जो मानसूनी लय वार्षिक चक्र का अनुसरण करते हैं। ठंडे मौसम की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु और पीछे हटते मानसून की ऋतु, ये 4 ऋतुएं होती हैं, भारत में पाई जाती हैं भाई। ठीक है, चलिए। ठंडे मौसम की ऋतु कैसी है? उत्तरी भारत में ठंडे मौसम की ऋतु शीत ऋतु का प्रारंभ मध्य नवंबर से होता है, दिसंबर तक पूरे देश में फैल जाता है, फरवरी तक रहता है। देश के अधिकतर भागों में इस समय तापमान काफी कम रहता है। औसत मासिक तापमान शीत ऋतु में औसत मासिक तापमान है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः जनवरी के महीने में सबसे अधिक ठंड पड़ती, देश के अनेक भागों में तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, परंतु उत्तरी भारत में शीत ऋतु काफी कठोर होती है। दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों सहित दक्षिण भारत की जलवायु मृदुल रहती है, हमको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। उदाहरण के लिए जनवरी का औसत मासिक तापमान यहाँ पर देखिए दिया गया है, या ये तापमान शीतकालीन तापमान है औसत सेल्सियस में 27.5 से 30 डिग्री टेम्परेचर आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो वो ये एरिया है, एक इतना बड़ा क्षेत्र, इतने में मिल रहा है। अब आप देखेंगे ये इधर वाले एरिया में 25 से 27.5 डिग्री टेम्परेचर आपको कहाँ मिल रहा है? ये देख रहे हैं इधर महाराष्ट्र का, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इनके इस एरिया में मिलेगा। 22.5 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ये पूरा का पूरा एरिया ही आप देख रहे हैं। उड़ीसा भी इसमें आ रहा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र का भी हिस्सा है यहाँ तक, है ना? तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा का भी एरिया इसमें आता है। फिर 20 से 22.5 डिग्री टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? वो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र। इसमें कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आ जाता है, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा आएगा ही आएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं महाराष्ट्र का हिस्सा है ये, बात समझे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। नहीं, ये आंध्रा है, ये उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ सब ये छत्तीसगढ़ का इतना हिस्सा है, देख लीजिए यहाँ पर भी ये तापमान देखने को मिल रहा है। कितना? 20 से 22.5, 17.5 से 20 डिग्री कहाँ मिलता है? 17.5 से 20 डिग्री कहाँ मिलेगा? इस तरीके में, मतलब ये वाला एरिया, गुजरात, राजस्थान का भी थोड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी मिल रहा है ना।
मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है अपना, बिहार और सॉरी बिहार नहीं, झारखंड में, बिहार में भी थोड़ा सा है, ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा का भी थोड़ा हिस्सा आ रहा है इसी में, ठीक है। फिर आप 15 से 17.5 देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इन सब क्षेत्रों में मिलेगा। ये नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको ये से तापमान मिलेंगे, 15 से 17.5 हो गए। 10 से 15 के बीच में कम तापमान कहाँ मिलेंगे, इस वाला क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी है ये, ठीक है, राजस्थान के हिस्सा में ऐसा तापमान आपको देखने को मिलेगा। फिर 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर आपको कहाँ मिल रहे हैं देखने को, तो वो मिल रहे हैं इस एरिया में, है ना, इस एरिया में मिल रहा है। ये देख रहे हैं, इधर इधर पूरा मिल रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले क्षेत्र में आपको ऐसे तापमान देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से भारत में जो शरतकालीन औसत तापमान है उसमें विभाजित किया गया, कई सारे भागों में बांटा जा सकता है। लेह में -8.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर तिरुवनंतपुरम में 26.7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है शीतकालीन तापमान की बात। भारत उत्तरी गोलार्ध की सनमार्गी पवनों की पेटी में है, ये आपको पता रहना चाहिए। फलस्वरूप भारत में क्या होता है, उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और इसलिए ये शुष्क होती हैं। जाहिर सी बात है, स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं शुष्क होंगी, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं आर्द्र होंगी ना, उनके साथ आर्द्रता होगी, उनके साथ नमी होगी, वो बारिश करने में भी सक्षम होती हैं, ठीक है ना। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहती तो वहां से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और कोरोमंडल तट पर जाकर वर्षा करती हैं। तो कोरोमंडल तट पर बारिश के लिए कौन सी पवन या कौन सी पवनें जिम्मेदार हैं, तो वो नाम है उनका उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें, ठीक है ना। क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्र को पार कर बंगाल की खाड़ी में बढ़िया अपना आर्द्रता लेती हैं, वहां से फिर कोरोमंडल तट पे जाके बारिश कर देती हैं। तो कोरोमंडल तट पर बारिश के लिए जिम्मेदार जो हवा है उसका नाम है उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवन। इन पवनों को हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। बात समझे, अगर मान लीजिए ऑप्शन में उत्तर पूर्वी सनमार्गी मानसून नहीं आता है तो ऑप्शन आप उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवन भी ध्यान रखेंगे कि अगर उत्तर पूर्वी मानसून आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। शीत ऋतु में मौसम सामान्यतः स्वच्छ आसमान के साथ सुहावना होता है। शीत ऋतु में तापमान और आर्द्रता कम होती, ठंडी मंद पवनें चलती हैं, परंतु पश्चिम से आने वाले कमजोर चक्रवाती अवदाबों द्वारा इस प्रकार के मौसम में कभी कभी विघ्न पड़ जाता है और ये अवदाब भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये भारत में प्रवेश करते हैं। इनके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षण होता है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भारत में वर्षण होता है चक्रवाती अवदाबों के कारण। यह पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात मैदानों में वर्षा के रूप में होते हैं। इस प्रकार की मौसमी दशा एक समय में केवल कुछ ही दिन के लिए रहती है। ये अवदाब पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना भाई, ठीक है। वो लौटते मानसून के चलते ही होती है, ये बात याद रखना है। क्या होता ना, ये पश्चिमी विक्षोभ के चलते होता। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये एक, अच्छा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए दो हवाएं हैं, एक है पश्चिमी विक्षोभ, एक है पूर्वी जेट प्रवाह। पूर्वी जेट प्रवाह, ये जो पूर्वी जेट प्रवाह होता है ये क्या होता है, इसको देखें तो पूर्वी जेट प्रवाह हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से उत्पन्न होता है। जो पूर्वी जेट प्रवाह है ये हिमालय और तिब्बत के पठार के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से उत्पन्न होता है। इन स्थलों में जो विकिरण होता है उससे क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण शुरू होकर वायु राशि को दो दिशाओं में बांट देता है, दो दिशाओं में बढ़ता है। एक जो भूमध्य रेखा पूर्वी जेट की ओर बहने लगती है, ठीक है,
जो पूर्वी जेट की ओर या फिर बोले भूमध्य रेखा की ओर बहने लगते हैं, तो भूमध्य रेखा की ओर बहने के कारण इसको बोलते हैं पूर्वी जेट प्रवाह। दूसरी है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ आपका शीतकालीन होता है, ठीक है। ठंडी कभी जब देखेंगे आप उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है, तो ठंड बढ़ने के लिए जो जिम्मेवार होती है वो पश्चिमी विक्षोभ ही होती है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है शीत ऋतु में मौसम सामान्यतः स्वच्छ आसमान के साथ सुहावना, तापमान आर्द्रता कम होती, ठंडी मंद पवनें होती, लेकिन पश्चिम से आने वाली जो कमजोर चक्रवाती अवदाब है, ये जो पश्चिम से आने वाला जो चक्रवाती अवदाब है, यही कभी कभी हमारे मौसम में विघ्न डाल देता है, ठीक है। इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ बोलेंगे। ये अवदाब भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये होती है भूमध्य सागर के ऊपर। और ये पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में प्रवेश लेता, पूर्व की ओर बढ़ता है, जाहिर सी बात है ये भारत में प्रवेश करेगा। भारत में प्रवेश करने के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में इसके कारण वर्षा होती है। यही पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ हिमपात के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठंड के मौसम में बारिश के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर हिमपात नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो नदियों का स्रोत है हमारा हिमालय, वो कहीं ना कहीं उसका उसकी जो नियमितता है वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होते हैं। मैदानों में वर्षा का रूप, इस प्रकार की मौसमी दशा एक समय में केवल कुछ ही दिन के लिए होती है। सिंपल सा समझो, पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी वायु प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होकर पूरब की ओर बढ़ते हुए भारत में प्रवेश करती है, जो शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है, एक चक्रवाती अवदाब होता है, तो चक्रवाती अवदाब भी हमको याद रखना है। शीतकाल में भारत में हिमपात और वर्षण के लिए जिम्मेदार एक कारक है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। की ऋतु क्या होती है? गर्म मौसम की ऋतु फरवरी और मार्च के महीने से मौसम दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः परिवर्तित होने लगता है। दक्षिण से उत्तर की ओर मौसम क्रमशः परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण होने की शुरुआत होती है ना, इसी समय में होता है। मार्च में विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अप्रैल में भारत के उत्तरी मैदान में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। मई के मध्य तक देश के बहुत से भागों में और विशेषकर उत्तर पश्चिमी मैदान और मध्य भारत में तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ तक कि न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। फलस्वरूप रातें भी बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं। गंगा के मैदान के अधिकतर भागों में उष्ण और शुष्क पवनें चलती हैं। कब चलती हैं? मई के महीने में चलती हैं, है ना, जिनको बोलते हैं हम लू। सामान्य रूप से चलती रहती है। भारत की ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से मई तक रहती है। तापमान के अधिक होने के कारण वायुदाब घट जाता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब घटेगा और तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा, ठीक है। तो तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध पाया जाता है भाई? प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। तापमान और वायु दाब में प्रतिकूल संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा और तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा, ये बात याद रखना। वायु दाब घट जाता है जिसके फलस्वरूप स्थानीय रूप से बनने वाली धूल भरी आंधियां गरज के साथ तूफान आते हैं। कभी कभी इनसे थोड़ी वर्षा होती है जिससे मौसम थोड़े समय के लिए ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते मानसून की ऋतु क्या होती है? अप्रैल मई में स्थलखंड के अत्यधिक गर्म होने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। अप्रैल और मई में स्थलखंड अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। उस अधिक गर्म होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है अधिक। टेम्परेचर अधिक हो जाने से क्या होगा
यहाँ पे वायु दाब हो जाएगा कम, यहाँ की पवनें जो होंगी ना इस स्थान को छोड़कर भागती हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो समुद्री क्षेत्र में हवाएं चल रही होती हैं वो कहीं न कहीं उनको एक खाली स्थान चाहिए होता, उस खाली स्थान को घेरने के लिए ये हवाएं बड़ी तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है? उस स्थान को, जिस स्थान को इन्हें घेरना होता वो स्थान होता है आपके भारत के उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अधिक है, वायुदाब कम है, हवाएं यहाँ से खाली है। बात समझ रहे हैं? तो वो केरल के तट से होते हुए बड़ी तेजी के साथ भागती है उत्तर भारत की ओर। बात समझे? इसीलिए बारिश हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, आपको मानसून का जो आगमन होता है वो इसी दौर में होता है। ठीक है? अप्रैल मई में स्थलखंड अधिक गर्म होता है, उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जैसे ही निम्न दाब अधिक तीव्र होता है, दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें जो विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाती हैं। ठीक है? जो निम्न दाब अधिक तीव्र होता है, दक्षिण पूर्वी सनमार्गी जो पवनें होती हैं वो जो विषुवत रेखा के आसपास चलती हैं वो क्या करती हैं, जल्दी से वो भारत की ओर ही अपने भारत की ओर आकर्षित होने लगती हैं, और विषुवत वृत्त को पार करने के बाद ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ मुड़ेंगी? दाहिनी ओर। दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में ये चलने लगेंगी। यह आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु है। आपको ये पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून को दो शाखाओं में विभाजित करता है। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? एक तो है अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक है? अरब सागर की शाखा भारत के पश्चिमी तट पर आकर उत्तर की ओर बढ़ने लगती। बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल तट और शिलांग पठार के दक्षिणी सिरे पर पहुंचती। शिलांग पठार मतलब मेघालय की बात हो रही है, याद रखना है। इसके बाद ये मुड़कर पश्चिम की ओर गंगा की घाटी में चलने लगती। कौन सी? जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, पश्चिम की ओर ही मुड़ेगी, वो गंगा की घाटी की ओर चलने लगती है। और इन दोनों मानसूनी हवाओं का जो मिलन स्थल है वो आपको गंगा के स्थान में ही देखने को मिलेगा, गंगा घाटी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है? मानसून की ये दोनों शाखाएं भारत में जून के प्रारंभ में पहुंचती हैं, इससे मानसून की शुरुआत होती है। मानसून की दोनों शाखाएं मिलकर धीरे धीरे 4-5 सप्ताह में पूरे देश में फैल जाती हैं। ये पवनें समुद्र की ओर से आने के कारण आर्द्रता से भरी होती हैं, अतः ये वर्षा करती हैं। भारत में वार्षिक वर्षा का अधिकतर भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। हमने अभी पहले ही बता दिया था, करीब 90 से 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत को वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिमी तट उत्तर पूर्व में बहुत अधिक है। वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? पश्चिमी तट पर और उत्तर पूर्व भाग में, है ना। धीरे धीरे समुद्र के पास वाले स्थानों के से देश के आंतरिक भागों की ओर कम होती जाती, परंतु समुद्र तट से जैसे जैसे ये हवाएं अंदर आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ती जाती हैं, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है ना, आंतरिक भागों की। परंतु इस ऋतु में तमिलनाडु तट अधिकतर शुष्क रहता है। इस दौर में तमिलनाडु का जो तट है वो शुष्क रहेगा, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ भी पता हो गई कि आते हुए मानसून या चढ़ते हुए मानसून के दौर में, मानसून की ऋतु में तमिलनाडु का क्षेत्र अधिकतर, तमिलनाडु का तट ज़्यादातर शुष्क ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है? समानांतर होने की वजह से क्या होता ना, जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, अब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इस तरीके से करके बगल बगल में क्योंकि निकल जाएगी अपना, यहाँ पे इसको मिलेगा एक
कटा फटा एरिया यहाँ से इसको टकराना है, क्योंकि शिलांग पठार ऊंचा है, शंक्वाकार स्थिति में है, तो यहाँ पे इसको बारिश करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये बिना बारिश के बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन तमिलनाडु के तट से टकरा नहीं रही है, टकराती तो बारिश कर देती, लेकिन ये बगल से ऐसे समानांतर चल रही है, बराबर में चल रही है, तो बारिश का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। तमिलनाडु का तट अगर शुष्क रह जाता है मानसून के दौरान, तो उसका कारण है अरब सागर की शाखा के वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ना, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर क्षेत्र में आना। ठीक है, दोनों ही कारण इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। वर्षा की पहली बौछारें अचानक शुरू हो जाती, तापमान को काफी हद तक कम कर देती, परंतु वर्षा लगातार नहीं होती। कुछ दिन वर्षा होने के पश्चात बिना वर्षा के दिनों की अल्पावधि का होना सामान्य बात है। मतलब देश के अधिकतर भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जून से सितंबर के महीने तक होती है। एक आता है पीछे हटते मानसून की ऋतु। आगे बढ़ते एक हो गया पीछे हटते। तो पीछे हटते में क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, याद रखना ये दोनों मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला और अरब सागर की शाखा वाला, ये दोनों कहाँ मिलती हैं? गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, कभी आपसे गंगा का मध्य गंगा का मैदान की बात हो जाएगी, कभी पश्चिमी गंगा मैदान की बात होगी, कभी पूर्वी गंगा मैदान की बात होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र में इन दोनों का मिलना होता है। ठीक है ना, इन दोनों का मिलन कहाँ होता है? मध्य गंगा के मैदान में, और वैसे गंगा के मैदान में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पीछे हटने लगता है। मानसून के अचानक आगमन के ठीक विपरीत इसका लौटना, पीछे हटना काफी धीरे धीरे होता है। आता तो बड़ी तेजी से, लेकिन पीछे जब हटता है थोड़ा धीरे धीरे। मानसून के पीछे हटने का मतलब है मानसून प्रवाह का कमजोर हो जाना। ये पंजाब के मैदान से मध्य सितंबर में, गंगा डेल्टा से मध्य अक्टूबर तक लौट जाता है। पंजाब के मैदान से कब लौटेगा? मध्य सितंबर में, और गंगा के डेल्टा से लौटेगा ये अक्टूबर तक। प्रायद्वीप के दक्षिण भाग से नवंबर के प्रारंभ तक ये लौट जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ जाने के साथ ही धीरे धीरे पवनों की दिशा भी बदल जाती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ेगा तो पवनों की दिशा बदल जाएगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलने लगती है इसी समय, जिन्हें सामान्य रूप से उत्तर पूर्व मानसून के रूप में जाना जाता है। इस तरफ से ये जो चल रहा है, ये इधर आ रहा है, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे तमिलनाडु में 3 अर्धचंद्राकार स्थितियां पाई जाती हैं, जिनकी वजह से उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण भारी बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश लौटते हुए मानसून से प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु का क्षेत्र माना जाता है। और उसका मूल कारण क्या है? अर्धचंद्राकार स्थितियों का पाया जाना। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अधिकतर वर्षा इसी समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच, अतः अक्टूबर और नवंबर के महीने उष्ण वर्षा ऋतु शुष्क शीतल ऋतु के बीच संक्रमण काल बनाते हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना क्या होता है? उष्ण वर्षा ऋतु और शुष्क शीतल ऋतु के बीच का संक्रमण काल है। इस समय तक निम्न दाब क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र के स्थानांतरित होने का जो समय है वो कौन सा है? वो है अक्टूबर नवंबर का महीना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर पहुंच जाते हैं। इनसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से बारिश होती है, वर्षा होती है। चक्रवात अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं और लोगों को बेघर भी कर देते हैं। उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के घने बसे डेल्टा प्रदेशों में अक्सर इस तरह का विनाश होता रहता है। ऋतुओं के वार्षिक चक्र में मानसून प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऋतुओं के वार्षिक चक्र में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो मानसून। ग्रीष्म ऋतु की झुलसाने वाली गर्मी के बाद पूरे देश में लोग बड़ी बेसब्री से मानसून वर्षा के आने की प्रतीक्षा करते हैं। उसके आने के बाद देश के जनजीवन में नई जान आ जाती है। सूखे भूभाग फिर पानी से भर जाते हैं और कृषि कार्य पूरे जोश से शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भारत
जैसे कि भारत के लोगों का जीवन, जिसमें उनका कृषि, पंचांग, त्योहार भी सम्मिलित है, मानसून द्वारा नियंत्रित होता है। वर्षा के वितरण की बात करें, भारत में वर्षण का अधिकतर भाग वर्षा के रूप में है। देश के अधिकतर भागों में वर्षा कुछ ही महीनों, जून से सितंबर में होती। देखें चित्र 13.4, केवल कुछ ही भागों में, जैसे उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु तट, शीत ऋतु में वर्षा होती है। चित्र 13.4 अब और बा को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि वर्षा के वितरण का वर्षा लाने वाली पवनों की दिशा से घनिष्ठ संबंध होता है। ये क्या मतलब है इसका? वर्षा के वितरण का वर्षा लाने वाली पवनों की दिशा से घनिष्ठ संबंध होता है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, जैसे 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 ये आंतरिक भागों की ओर बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इनकी वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाती है। ठीक है ना? तो हवाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि वर्षा वो जो हवाएं होती हैं धीरे धीरे शुष्क होती ही चली जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनमें शुष्कता आती जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनों के समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण इनके मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से वर्षा होती। इसी तरह से शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है। ठीक है। वर्षा और प्रस्तुत पौने जुलाई जुलाई तथा जनवरी की बात है यहाँ पे। वर्षा का वितरण बड़ा ही आसमान है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। दोनों ही भागों में बात करेंगे तो घटती ही जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उत्तर भारत में कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो रही है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इसके प्रमुख कारण भूमि का उच्चावच, आर्द्रता से लदी हुई पवनों की दिशा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है, जबकि इसका पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। एक ठीक है। चलो, पश्चिमी घाट पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट ये है आपका, ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कौन सा होगा? जो पश्चिम की ओर होगा वही है पश्चिमी ढाल। ठीक है ना? तो पश्चिमी ढाल पे ही वर्षा सबसे अधिक होती है। और पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वो कैसा हो जाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह शिलांग पठार ब्रह्मपुत्र घाटी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारी वर्षा प्राप्त करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा किसको मिलती है? शिलांग के पठार को, ब्रह्मपुत्र घाटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसूनी पवनें पर्वतों में फंस जाती हैं। पर्वत कैसे हैं वहाँ पे? शंक्वाकार पर्वत हैं भाई। जो मौसम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसका मूल कारण है कि उन पहाड़ियों का इस तरीके से बना होना, निर्मित होना। यहाँ पर मानसूनी पवनें पर्वतों में फंस जाती हैं, ऊपर उठती हैं, ठंडी होकर अतिरिक्त आर्द्रता को हिमालय के गिरिपदों में वर्षा के रूप में गिरा देती हैं। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में कहाँ होती है? चेरापूंजी के निकट मौसिन राम में होती है, जो होती है 1142 सेंटीमीटर के बराबर। उत्तर पश्चिमी भारत का निम्न दाब क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के बहुत बड़े भाग को अपनी ओर आकृष्ट करता है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत का ये वाला भाग, इसके फलस्वरूप ये गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते। राजस्थान का पश्चिमी भाग, कश्मीर में लद्दाख, कश्मीर में लद्दाख नहीं, लद्दाख अलग हो गया आप। उत्तरतम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का किन्नौर लाहौल स्पीति क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है इस समय। ठीक है। राजस्थान समुद्र से आने वाली पवनें राजस्थान मरुस्थल को पार करते हुए अधिक गर्म हो जाती हैं। उनकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। अ, जो राजस्थान का जो रेगिस्तान क्षेत्र है, उसको जो हवाएं पार करती हैं, उनका अधिक गर्म होना अधिक आर्द्रता ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी ओर लद्दाख के नौ क्षेत्र में मानसूनी पवनें पहुंच ही नहीं पाती हैं। जो पवनें यहाँ पहुंचती हैं वे पूर्णतया शुष्क होती। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से अधिकतर वर्षा हिमपात के रूप में होती। पश्चिमी हिमालय का मतलब कौन सा एरिया हुआ?
जम्मू कश्मीर वाला एरिया ना, लद्दाख वाला एरिया, यही वाला हुआ ना, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला क्षेत्र। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है कैसी होती है, हिमपात के रूप में होती है। ठीक है।